बिलासपुर गांव के अंदर एक लकड़हारा राजीव अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। मोनी और सोनी के साथ रहता था। राजीव के माता पिता का देहांत बचपन में हो गया था। वो बचपन से अनाथ था। वह अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो बचपन से अपने गांव में लकड़ियां काटने का काम करता है। उसे सभी गाँव वाले लकड़हारा के नाम से जानते थे। वह सुबह से शाम तक हारा तक आता तो अपनी बेटियों को खेलते देख बहुत खुश होता और उसकी पूरी थकान मिट जाती थी। अरे आज तो बड़ा वजन है इन लकड़ियों के गठरी में। हाँ, कल ही मुझे पन्नालाल सेठ ने कहा था कि उसे कुछ मोटी और बड़ी लकड़ियाँ चाहिए। शायद शहर भिजवानी है किसी फर्नीचर की दुकान में, और वो बोल रहा था कि इसके वो मुझे पूरे 2000 रुपए देगा। 2000? अरे वाह। तभी उसकी बड़ी बेटी पानी लेकर आती है। बाबा ये लो पानी, आप थक गए होंगे ना। मेरी लाडो अपने बाबा का कितना ध्यान रखती है। अच्छा मधु, अब तो जल्दी जाकर मेरे लिए कड़क चाय बना कर ले आ। आज सुबह से लगातार काम करके बहुत थकान हो गई है। और हाँ, 2 कप चढ़ा देना, सेठ जी भी आते ही होंगे। जी बस यूं गई और यूं आई। कुछ देर बाद सेठ उसके घर पहुंच जाते हैं। अरे राजीव, ले आया क्या लकड़ियाँ जैसे मैंने कही थी? बिल्कुल आपके मतलब की लकड़ियाँ लाया हूँ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल चोखा माल लग रहा है। और ये लकड़ियों का गट्ठर तो बहुत भारी लग रहा है। तुमने इसे कैसे उठाया? सेठ जी, बचपन से यही करते आया हूँ, अब तो इसकी आदत हो गई है। हाँ हाँ, सही कहा। अच्छा, अब तुम इसे मेरे कारखाने तक भी पहुँचा देना, भले ही उसके 200 रुपए अलग से ले लेना। जैसा आपको ठीक लगे सेठ जी। वह दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी मधु उनके लिए 2 कप चाय लेकर आती है। राजीव, मुझे शहर से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये लकड़ियाँ सप्लाई करने का। अब तो मुझे ये लकड़ियाँ और चाहिए होंगी। ठीक है सेठ जी, मैं ला दूंगा। और हाँ, उसे सीधा मेरे कारखाने में ही ले आना। ठीक है सेठ जी। मधु बहू, चाय बहुत अच्छी थी। अरे राजीव, अब मेरा मुंह क्या देखता है? लकड़ियाँ उठा और चल मेरे साथ। जी जी, चलिए सेठ जी। चाय पीने के बाद राजीव सेठ के पास जाता है और उसके कारखाने पर जाके लकड़ियों को रख देता है। ये ले राजीव, ये 2000 रुपए तेरी दिहाड़ी, और ये 200 रुपए तेरी लकड़ियाँ कारखाने तक पहुँचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। राजीव खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और वो पैसे मधु को दे देता है। मधु, कल ही जाकर बच्चों के स्कूल की फीस भराना। बच्चों की फीस तो 1000 रुपए है जी, बाकी कुछ पैसे बचेंगे उसमें से राशन ले आऊं। हाँ हाँ, ले आना। अगले ही दिन मधु स्कूल जाकर फीस भराती है और बाकी के पैसों से राशन ले आती है और अपने घर आ जाती है। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना हम लोगों पर। माँ, अब तो हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। बच्चों, पैसों की चिंता करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। तुम दोनों बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब हम पर और ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगले दिन राजीव खुशी खुशी जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। इस बड़े से पेड़ के 3 बड़े बड़े टुकड़े काटता हूँ, इसके कम से कम 6000 तो मिल ही जाएंगे। राजीव सुबह से शाम तक उस पेड़ को काटता रहता है और उसका गट्टा बनाकर अपने सेठ के कारखाने पर जाकर पहुंचा देता है। सेठ उसे 6000 लकड़ियों के और मजदूरी के 500 रुपए दे देता है और राजीव और उसकी पत्नी ये पैसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। राजीव मोटी मोटी लकड़ियां काट कर सेठ को देता रहता और सेठ उसके बदले उसे अच्छे पैसे देता। एक दिन सुबह वो उठकर देखता है तो उसका शरीर हिल डुल नहीं पा रहा था और बहुत ही कमजोर था। मधु गाँव वालों की मदद से उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी बच्ची, ऊपर वाले पर भरोसा रख। लकवा मार जाने के कारण इनके शरीर के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है, और जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक ये खुद से बेड पर से हिल भी नहीं पाएंगे। ऑपरेशन? तो फिर जल्दी कीजिए ना साहब। इसके लिए पूरे 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 5 लाख? लेकिन इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मेरे पति ही हमारे घर में इकलौते कमाने वाले थे। अगर भर सकती हैं तो ठीक, नहीं तो इन्हें घर ले जाइए। बहुत सोचने के बाद मधु अपने पति को वापस घर ले आती है। अब क्या होगा मधु, मैं तो इस बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। अब घर खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, अब जब तक कोई नया रास्ता नहीं निकल जाता हमें उन्हीं बचे हुए पैसों से घर खर्च चलाना होगा। और पैसे बचाने के लिए हमें कम से कम और सस्ते से सस्ता सामान ही खरीदना होगा। मोनी सोनी, तुम दोनों अपने बाबा का ध्यान रखना, मैं बाजार से सब्जियां लेकर आती हूँ। अच्छा माँ, तुम चिंता मत करो, हम बाबा का अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके बाद मधु बाजार में जाकर सब्जियों का रेट पूछने लगी। भिंडी कैसे दीजिए? 40 रुपए किलो। ये राम, इतनी महंगी? ऐसे ही वो कुछ देर तक सब्जियों का रेट पूछती रहती है। तभी उसे एक कोने के अंदर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बैंगन बेच रही होती है। से सस्ते सबसे अच्छे, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। क्या सिर्फ 10 रुपए? हाँ बेटी, ये मेरी खेत के बैंगन है, सबसे सस्ते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा ठीक है, 1 किलो कर दो माँ जी। मधु वो बैंगन घर लेकर आती है। तभी उसकी बेटी उससे पूछती है, हाँ तुम क्या लाई हो? बैंगन लाई हो बच्चों, आज तुम सबको बैंगन का भरता और टमाटर की चटनी बनाकर खिलाऊंगी। काश बैंगन के भरते के साथ पराठे और रायता भी मिल जाता। हाँ, और मीठे में गाजर का हलवा। अपनी चटोरी जीभ को लगाम लगाना सीखो और अब जो भी मिलेगा उसी में खाना सीखो। मधु ये बोल रही होती है। तभी उनके बताई हुई सब्जियाँ और पराठे सभी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे अचानक ये थाली कहाँ से आई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम 1 मिनट चुप रहो माँ। हे भगवान,
काश मेरे पास एक सुंदर सी फ्रॉक आ जाए। वह कहते ही वहाँ पर सुंदर से एक फ्रॉक प्रकट हो जाती है। ये तो आप कोई जादुई बैंगन लाई हो। जब से ये हमारे घर में आए हैं तब से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। ना, मुझे भरोसा नहीं होता। ये कोई जादुई बैंगन नहीं है। मुझे तो तभी यकीन होगा जब मेरे पति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। मधु के ऐसे बोलते राजीव बिस्तर से खड़ा हो जाता है। मधु, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। मैं तो सचमुच ठीक हो गया। वह उन जादुई बैंगनों से बहुत ज्यादा अमीर बन जाते हैं और उनका जीवन बहुत ही अच्छा चलने लगता है। वह सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उनके पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती। अमीर आदमी के पास जो होता है, उनके पास गाड़ी बंगला सभी हो जाते हैं।